हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे। हाँ बच्चे, मैं एकदम अच्छा हूँ। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट डिस्कस किए थे। ट्रेड डिस्काउंट आपका परचेज और सेल के साथ ही दे दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट पेमेंट जब रिसीव होता है या पे किया जाता है उस टाइम दिया जाता है या लिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे एमआरपी पे दिया जाता है, जबकि एमआरपी लेस करके जो इनवॉइस प्राइस आती है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। और बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा चलिए, ये तो हुई अपने लास्ट क्लास की बातें। अभी आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बड़ा मतलब कंफ्यूजन सा बच्चों के माइंड में रहता है हमेशा कि सर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में कैश पे है या क्रेडिट पे है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो हम क्या मानेंगे फिर? जैसे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं, क्लियरली लिख दिया फॉर कैश फॉर क्रेडिट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर, बहुत बार बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शन में कैश और क्रेडिट वर्ड ही नहीं लिखे होते हैं, तो सर उनको फिर कैसे ट्रीट करना है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो पहले तो आप देखिए कि ऐसे कंफ्यूजिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स के कुछ एग्जांपल्स देखिए फटाफट। तो बेटा, ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है, ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन कैश पे है कि क्रेडिट पे है, तो हम लोग एंट्री सही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एक चीज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कि जब भी बेटा हमारा लेन देन कैश में होता है तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टी का बैलेंस ना तो हमारा बढ़ता है ना कम होता है, इसलिए हम एंट्री के अंदर पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने पैसे देकर के सामान खरीदा, तो सामान आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, किस पार्टी से खरीदा उसका अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। और यही अगर मैं उधार खरीदता हूं तो उस पार्टी का अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि कैश में है कि क्रेडिट में है। तो बहुत बार ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्लियर लिखा हुआ नहीं होता है। तो अभी ये जो पॉइंट्स हैं इनसे हम क्लियर करते हैं कि क्या रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ ए ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ये अंडरलाइन कीजिए कि ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, आपका गुड्स से रिलेटेड है ट्रांजेक्शन। गिवन द नेम ऑफ द पार्टी, किस पार्टी से परचेज कर रहे हो या किसको आप सेल कर रहे हो, उस पार्टी का नेम आपको पता है, इट विल बी अकाउंटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसको ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा? उधार पे माना जाएगा। सर, ये उधार पे क्यों माना जाएगा, नगद पे क्यों नहीं मानते हैं? तो बेटा, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि जो हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर आप मुझे ये बताइए बच्चे, आप अपने हिसाब से सोचें, एक बार आप बिजनेस के हिसाब से सोचिए तो सही। मेरा बिजनेस का नाम क्या? नवीन बुक स्टोर। तो बेटा, मैं रेगुलर में फिक्स जिनसे मुझे बुक्स परचेज करनी होती है वो मेरे सप्लायर हर बार सेम रहते हैं या बेटा हर बार चेंज होते रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं? नहीं सर, नहीं, वो सप्लायर तो सर सेम ही रहेंगे। हाँ बेटा, हाँ। तो सप्लायर मेरे क्या रहते हैं, मैं अपने बिजनेस के लिए जब भी बुक्स खरीदता हूं तो मेरे सप्लायर क्या रहता है, सेम रहता है। एक ही सप्लायर से बेटा मैं बार बार सामान खरीदता हूं, और जो मुझे दूसरे आइटम चाहिए होते हैं वो दूसरे सप्लायर से मैं बार बार खरीदता हूं। यानी कि जो मेरे 5-10 सप्लायर्स हैं वो सप्लायर फिक्स है, वो मैं बार बार चेंज नहीं करता। तो मेरा उनके साथ क्या है, बहुत लंबे टर्म से एक जो रिलेशनशिप बन गया है, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो सामान उधर भेजेंगे और इधर मुझे पेमेंट करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो मुझे उनको पेमेंट सर फिर कब करते हो आप? तो बेटा ऐसा होता है कि वो गुड्स मुझे सेंड कर देते हैं, उसके बाद में 15 से 20 दिन का मुझे टाइम देते हैं, उसके बाद में मैं उनको पे करता हूँ। फिर तब तक मेरा दूसरा ऑर्डर लिखवा देता हूँ और पहले वाले का पे कर देता हूँ। तो इस टाइप से चलता रहता है। यानी कि बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि मैं उनसे कैश में सामान खरीदता हूँ।
बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरा जो रेगुलर सप्लायर है उसके पास हो सकता है कोई सामान ना मिले, कभी कुछ और दिक्कत हो जाए, तो मुझे कई बार नए सप्लायर के पास भी जाना पड़ता है। वो सप्लायर मुझे अच्छे से जानता नहीं है, मैं रेगुलर उससे परचेज नहीं करता हूं, तो ऐसे सप्लायर से जब मैं परचेज करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, इमीडिएट पेमेंट भी करना पड़ता है। तो बेटा दोनों चलते हैं सिस्टम, कैश भी चलता है, क्रेडिट भी चलता है। बट गुड्स के केस में आप लोग ये मान के चलिए कि मोस्टली ट्रांजेक्शन में अगर क्लियरली कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ट्रांजेक्शन कैसे मानेंगे, उधार पे मानेंगे, नगद में नहीं मानेंगे उस ट्रांजेक्शन को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, क्रेडिट में होते हैं। तो ट्रांजेक्शन कौन सा होना चाहिए, गुड्स के अंदर होना चाहिए और पार्टी का नेम होना चाहिए। सर एग्जांपल बता दो, ये लो बेटा एग्जांपल एक, परचेज्ड गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम गौतम या गौतम स्टोर। अब क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स कितने रुपए के, 10 रुपए के खरीदे, फ्रॉम किससे खरीदे, ये पार्टी का नेम आ गया, और गुड्स खरीदे, बस पार्टी का नेम है। तो बेटा पार्टी का नेम है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन ये किस पे माना जाएगा, क्रेडिट पे माना जाएगा, और गौतम स्टोर का अकाउंट इफेक्ट होएगा। एंट्री के अंदर परचेज और गौतम दोनों का अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ। तो बेटा एक चलो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। बेटा आप ये मुझे बताना कि कभी भी आप मार्केट में सामान लेने के लिए गए हो, ऑफ कोर्स गए होगे, तो आप जब सामान लेने के लिए जाते हो तो मैं बता रहा हूं क्या होता है एक्चुअल में। जब एक बच्चा आया दुकानदार से आकर के बोलता है कि भैया भैया मेरे को चॉकलेट लेनी है। हाँ बच्चे कौन सी चॉकलेट लेनी है, सर मेरे को भैया डेयरी मिल्क लेना है, सिल्क लेना है, ये किटकैट लेना है। तो ठीक है बेटा, और वो उसको चॉकलेट दे देता है, और वो उसको बोलता है कि भाई ये 170 रुपए हो गए, 170। अब अगर बच्चा उसको रुपए निकाल के दे रहा है, इमीडिएटली बच्चे ने पर्स निकाला, बच्चे ने 170 रुपए उसको पकड़ाए, वो ठीक है बच्चा लेके चला गया। दुकानदार को उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं है, पूछता ही नहीं, वो जानता है बच्चे को तो ठीक है, नहीं जानता है तो ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा कुछ चोरी का सामान तो बेच नहीं रहा। सामान चॉकलेट लेके गया, बच्चा लेके गया, सैकड़ों बच्चे लेके जाते हैं, उसको किस किस का नाम याद रखेगा, इसलिए वो कोई टेंशन नहीं लेता है। वो उसको सामान दिया, पैसे लिए, बात खत्म। उसको आप शाम को जाकर के पूछोगे कि वो 170 की चॉकलेट कौन लेके गया था, क्या नाम था उसका, बुक्स में देख के बताओ, वो कहेगा नहीं पता, कैश में सेल हुई थी, कैश आया था, चॉकलेट गई थी, बात खत्म। आई बात समझ में। लेकिन सेकंड सिनेरियो, वही बच्चा फिर जाता है अगले दिन और फिर से 170 रुपए का सामान खरीदता है, और इस बार सामान उठा करके चलने लगता है। ये पोटली उठाई उसने चॉकलेट की और लेके जा रहा है। वो थोड़ा सा आगे निकल ही नहीं पाएगा, उतने में दुकानदार उसको, अरे बच्चा किधर जा रहा है, पैसे कौन देगा, तो कहेगा कि दुकान वो लिख लो ना, उधार भी तो बेचते हो, उधार बेचते हो ना सामान। वो हाँ हाँ उधार बेचता हूं, लेकिन हर किसी को नहीं बेचता। तो बोलेगा मेरे को तो बेच दो। तो बोलेगा तेरे को बेचूंगा, लेकिन पहले तेरा नाम बता, तेरा नाम नहीं, तेरे फादर का नेम बता, ग्रैंडफादर का नेम बता, तेरा एड्रेस बता, कॉन्टेक्ट नंबर बता, सब कुछ उससे डिटेल नोट करेगा, तब जाकर के उसको उधार बेचेगा। तो जब पार्टी का नाम लिख लिया जाता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ही क्या मानना है अपने को, उधार में है ट्रांजेक्शन। और अगर कैश में होता तो पार्टी का नाम होने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर हुई बात। तो बेटा गुड्स का ट्रांजेक्शन अगर कुछ नहीं कहा हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है बस क्वेश्चन में, तो उसको क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। ये मैंने आपको लिखवा दिया, इट विल बी अकाउंटेड एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इफ ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विद सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, ये अंडरलाइन करो, नेम ऑफ पार्टी इज नॉट गिवन, तो फिर क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। तो सिंपल हो गया एकदम से। अगर पार्टी का नेम पता है, गुड्स किसको बेचे, किससे खरीदे, और कुछ नहीं कहा हुआ कैश क्रेडिट के बारे में, तो मानेंगे क्रेडिट। लेकिन अगर पार्टी का नेम नहीं है तो फिर उसको मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है। जैसे गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। अब बताओ ये क्या मानोगे, गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। अब लिखा ही नहीं क्वेश्चन वाले में, तुम पूछोगे कि सर
नाम तो बताओ, किसको बेचा, किससे खरीदा? अरे बेटा नाम है ही नहीं, मैंने खुद ने ही बेच दिया बस सामान उसको, मैंने उसका नाम पूछा ही नहीं। तो वही सेम दुकानदार, क्वेश्चन में तुम पूछोगे कि सर इसमें नाम मिसिंग है, बेटा नाम मिसिंग नहीं है। जब दुकानदार ने सामान बेचा था तो उसको पूछा ही नहीं, क्योंकि उसको कहा कि पैसे दे रहा है लेके जा रहा है, नाम का क्या करना है। सेल हुई, पैसे आए, बात खत्म। उधारी होता तो नाम याद रखना था, किससे लेना है पैसा याद रखना था। अब जब पैसा लेना ही नहीं है तो मैं उसका नाम क्यों याद रखूं? क्लियर हुआ बेटा? तो हमारे को क्या, जब आएगा फिर आएगा सामान, पैसे देगा लेके जाएगा, क्या दिक्कत है? उधारी में खाता थोड़ी मनाना है उसका। खाता कौन खुलवाता है? जो उधार लेके जाता है। तो ये आदमी कौन, कोई भी होगा, XYZ ABCPQR, हमें क्या करना? तो बेटा जब पार्टी का नाम नहीं हो तो क्या मानेंगे? कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। क्लियर हुआ? ये भी बच्चा। फिर इन एक्सपेंसेस अकाउंट इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन और नॉट गिवन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्सपेंसेस जब भी लिखा हुआ है तो हमेशा यही मान के चलेंगे कि हमेशा वो एक्सपेंस कैश में ही हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है सैलरी पेड ₹10,000 और लिखा हुआ है सैलरी पेड ₹10,000 टू, यहां पे किसी का नाम लिखा हुआ है, मान लो यहां पे सतपाल, टू सतपाल। तो अगर इसका नाम है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सैलरी पेड से मतलब है सतपाल का नाम यहां पे काम नहीं आएगा। ये मैंने बेटा इसलिए क्लियर करवाया क्योंकि कई बार बच्चे को यहाँ पे, मैंने तो गुड्स क्लियर किया है लेकिन बच्चा फिर भी कहता है कि सर यहाँ पे नाम आ गया, सतपाल का नाम आ गया, आपने कहा था नाम होता है तो फिर उधारी होती ना। बेटा ना, खर्चों के केस में, इनकम के केस में जब भी नाम हो चाहे ना हो हमेशा कैश में ही माना जाएगा। लिखा ना पेड, तो यानी कि जब भी हम खर्चे चुकाएंगे, कोई इनकम रिसीव करेंगे तो उस आदमी का नाम हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बेटा आप लोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है, वो 50,000 वर्कर्स है उसके पास में, अब 50,000 वर्कर को क्या दे रही है? सैलरी दे रही है। तो क्या एक एक वर्कर का नाम लिखेगी या सीधा सैलरी लिखेगी? सर सीधा सैलरी लिखेगी। वर्कर का नाम से क्या मतलब? जब चुकाएगी तो एक तरफ सैलरी अकाउंट खर्चा हो गया डेबिट, और टू जितना कैश जाएगा क्रेडिट करेगी, तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश। 50,000 वर्कर को एक साथ सैलरी चुका दी, तो बेटा 5 वर्कर हो चाहे 50,000 वर्कर हो, एंट्री हमेशा सैलरी टू कैश। और कभी भी ये उधार पे नहीं होती है, किसी का नाम हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा अभी आपको क्लियर हुआ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये बहुत जरूरी था। अब हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया मैंने, ये आपको कंफ्यूज करेगा कई बार, बट ध्यान रखना कभी भी कंफ्यूजन हो याद कर लेना, पार्टी का नाम है ना गुड्स के केस में तो उधार पे ही मानी जाएगी। चलिए नोट करना है, नोट करिए। हाँ बच्चे चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस। और बिजनेस की क्या करते हैं बेटा? अकाउंटिंग। तो बेटा बिजनेस किस लिए करते हैं? सर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट बेटा कैसे कमाते हो? कुछ फिक्स परसेंटेज रखते हैं? हाँ सर हाँ। तो कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जिनकी अपने को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं बिजनेस का तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत, आपने कितने में खरीदा या फिर आपने कितने में प्रोडक्शन किया। देखो बेटा एक तो मैं इसका मैन्युफैक्चर करता हूं, ये मार्कर है, इसका मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए इसमें मैंने क्या क्या सामान लगाया, कितना मेरा टाइम लगा, क्या क्या खर्चे लगे, वो सारा मिला करके मेरी कॉस्ट हो गई। मान लो ये मार्कर मुझे पड़ा 12 रुपए में, 12 में, तो ये 12 मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। अब मैं कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा? सर मार्जिन ऐड करोगे, मार्जिन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये कॉस्ट है, प्लस अगर इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? प्रॉफिट, तो ये बच्चा मेरे पास क्या आ गया? सेल्स। प्रॉफिट सर कैसे होता है? बेटा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है, 20%, 30%, डिपेंड करता है, 40, 50, 5%, 10%, कुछ भी। चलो अपने किसी बिजनेस के पर्टिकुलर के बारे में नहीं जाते हैं, मैं नहीं आपको बताता कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, बट कुछ ना कुछ होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाए। ठीक बात है सर। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स।
अच्छा, उसके बाद में सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। हाँ बेटा, हाँ हो सकता है। तो सर लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा इसका मतलब आपने कम पे बेच दिया। अगर मैं इसको 12 में बनाया, 12 की मेरी कॉस्ट है, और अगर इसको मैं 15 में बेचा तो 3 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसको 2 रुपए के लॉस पे बेच दूं तो फिर मेरी सेल प्राइस कितनी हुई? 10 रुपए हुई। तो लॉस होगा तो कॉस्ट में से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स प्राइस आ जाएगी। सर ये ना समझा हो आप हमारे को, ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं सर, ये भी पढ़ा हुआ है सर, हमें पता है, इतना बेसिक नॉलेज है। हाँ बच्चे, हाँ मैं तो मानता हूँ आपके अंदर बेसिक नॉलेज है, फिर भी मेरा फर्ज है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको थोड़ा सा ये सब क्लियर करवा के चलूं। बट मुझे पता है आपने ये सब 7th 8th के अंदर ही बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इससे ज्यादा आपने हाई लेवल की चीजें पढ़ रखी है। तो चलिए मैं ज्यादा इसका डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस मैंने आपको ये सिंपल सा बताया, प्रॉफिट लॉस होता है और सेल प्राइस होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कॉस्ट है, उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाती है, और कभी कभार लॉस भी हो सकता है तो सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें सर क्लियर है हमारे को। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो मैं आपका अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ। आप कब से बोल रहे हो कि सर हमें ये सब आता है? तो चलो बेटा, मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आप करना। क्वेश्चन है, तो बेटा चलिए ये मुझे ये क्वेश्चन आंसर दीजिए कि कितने बच्चों को ये दोनों सेम लग रहे हैं या अलग अलग लग रहे हैं? गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 सोल्ड टेकिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। बस यहां पे एक छोटा सा चेंज है, और कोई चेंज नहीं है, पूरी लाइन सेम है। तो कितने बच्चों को लगता है कि ये एक ही है, कितनों को लगता है कि ये अलग अलग है? 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 20%, 8,000 का 20%, 1,600। 1,600 अगर प्रॉफिट है तो सेल प्राइस 9,600 हो गया। बताइए, 9,600 सेल प्राइस हो गया, इसमें भी, इसमें भी। क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? बेटा ये मैं अभी जो बात कर रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मुझे बेटा 10 साल का, 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए, और अभी तक मैं कंटिन्यूअस यही देख रहा हूं कि बच्चों का, ये नहीं कह रहा हूं मैं बच्चे की वीक आते हैं, बच्चे बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन पता नहीं क्या कुछ दिक्कत है हमारे एजुकेशन के सिस्टम में कि मुझे अच्छी रीडिंग वाले, जिनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, वो बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं बेटा। रीडिंग स्किल्स के अंदर बच्चे बहुत हालत खराब हो रही है। बच्चे को मैथ्स की कैलकुलेशन सब आती है, सब आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बस वो तरीके रटे मार के ही काम किया उसने, रीडिंग स्किल्स नहीं आती है। क्योंकि अगर रीडिंग स्किल्स आती है तो ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़े। बच्चा कहे सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो सर हम सब करके आए हैं, लेकिन बेटा मेरे को 10 साल से ये सब करवाना पड़ता है 11th क्लास में आने के बाद बच्चे को। 10th के अंदर बच्चा पूरे 100 में से 100 लेके आया है, लेकिन उसका यहाँ मैथ्स की कैलकुलेशन पता नहीं उससे हो नहीं पाती है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम बेटा रीडिंग के अंदर आती है। अब देखना बेटा, यही दोनों क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप मेरे सामने हो नहीं, फेस टू फेस होते हैं तो बच्चों से मैं खुद करवाता हूँ, फिर बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, फिर मैं उनको करेक्ट करवाता हूँ। तो ये ध्यान रखना, अभी जो आज की क्लास में, अब 10 मिनट, आगे के 10 मिनट के अंदर जो बातें मैं बताने वाला हूँ, वो सारी बातें आपके पूरे लाइफ टाइम काम आने वाली है, हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली है। खाली यही नहीं, आगे 12th में भी काम आएगी, फिर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, कुछ भी आप कोर्स करो, ये सब काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूं। तो बेटा लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट है 8,000 की, बेचा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मैंने कहा प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू 20%। 20% सर किसका? ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट तो मेरे पास है, मैं गया खोजने के लिए, कॉस्ट कहाँ है, कॉस्ट कहाँ है, ये रहा कॉस्ट। तो ये मैं कॉस्ट लेकर आया, मैंने कैलकुलेट कर दिया 1,600 रुपए, और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट में 1,600 रुपए का प्रॉफिट ऐड करो, सेल हो गया आपका 9,600। अब मैं इसमें गया,
मैं यहाँ पे प्रॉफिट फिर से 20% इंटू किस पे, ऑन परसेंटेज किस पे निकालना है सर, ऑन सेल्स निकालना है। ये बच्चे पढ़ने का ही काम है, रीडिंग स्किल ही चाहिए आपकी। अगर आपकी रीडिंग स्किल है तो कम से कम आप 1600 तो नहीं बोलोगे, ये आप बोलोगे कि सर इन दोनों में फर्क है, बट मुझे पता है ऑलमोस्ट बच्चे ये बोल देते हैं कि सर ये दोनों सेम है, ये दे दो चाहे ये दे दो, आंसर बच्चों का 1600 ही आना है, 9600 ही आंसर आता है। ये मैं 10 साल से देख रहा हूं बेटा। तो बेटा अगर रीडिंग स्किल होती तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होना है, सेल्स से, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि 20% प्रॉफिट सेल्स का है, कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का। तो चलिए सेल्स खोज लेते हैं, मैं सेल्स खोजने लिखना, हाँ सेल्स मिल जाए, हे भगवान मुझे सेल्स मिल जाए। ये लिखा हुआ है कॉस्टिंग, कॉस्ट है 8000 रुपए सोल्ड, ये हाँ मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन बेटा मुझे सेल्स कहीं नहीं मिला। तो फिर आपको ये सर कहां से मिल जाता है सेल्स, मुझे तो सेल्स कहीं नहीं दिख रहा। 20% है लेकिन इंटू किससे करना है, सेल्स के साथ इंटू करना है, इसको सेल्स से मल्टीप्लाई करना है तब परसेंटेज निकलेगा आपका, लेकिन सेल्स तो है नहीं बच्चा। ये गलती अब से एकदम कंफर्म करो कि सर अब नहीं करेंगे हम लोग। हाँ इसको अभी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने नहीं सिखाया, लेकिन कम से कम इसका आंसर 1600 नहीं बोलेंगे इधर, ये कम से कम आप एश्योर करो। अगर आप इसका आंसर गलत नहीं कैलकुलेट करते हो तो सही कैलकुलेट करवाना मैं अभी सिखा दूंगा। अगर आप इसका आंसर गलत कैलकुलेट करते हो तो फिर मैं भले ही सही सिखा दो, आप फिर बार बार कंटिन्यूस इस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चंस में डालूंगा, फिर से आप गलतियां करोगे। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि परसेंटेज किसके ऊपर है, परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर नहीं है, परसेंटेज सेल्स के ऊपर है। तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर एकदम लॉजिकली आपको समझा देते हैं कि क्या करेंगे। तो बेटा एकदम अच्छे से लॉजिकली क्लियर कर लेना माइंड के अंदर। ये मैं हटा देता हूं, जब भी आपको लॉजिकल तरीका भी बता रहा हूं फिर आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं। जब भी बेटा आपको जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो वो गिवन नहीं हो तो हमेशा उसको 100 एज्यूम कर लेंगे अपने। सर और कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। तो मैंने सेल्स को क्या एज्यूम कर लिया, 100 एज्यूम कर लिया। बट मेरा लॉजिक पॉइंट है, अगर याद नहीं रह सके तो लिख लेना कि ऑलवेज एज्यूम दैट आइटम ऑन विच परसेंटेज इज गिवन, ऑलवेज एज्यूम दैट आइटम ऑन विच परसेंटेज इज गिवन। अभी परसेंटेज सेल्स पे है इसलिए मैंने सेल्स को 100 माना है। अगर ये परसेंटेज कॉस्ट पे होता और मेरे पास कॉस्ट नहीं होता तो मैं कॉस्ट को 100 मान लेता। क्लियर है, यानी कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सर सेल्स ही मानेंगे कि कॉस्ट मानेंगे। बेटा हम उस चीज को मानेंगे, उस चीज को एज्यूम करेंगे जो जिसके ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है। तो अभी सेल्स के ऊपर परसेंटेज है तो सेल्स को एज्यूम करो, जब कॉस्ट पे होगा तो कॉस्ट एज्यूम करेंगे। तो सेल्स को एज्यूम किया 100, तो प्रॉफिट अगर सेल्स 100 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 100 का 20%, 20। तो अगर 100 में बेच के 20 रुपए कमाया तो खरीदा कितने में था, 80 में। क्लियर हुआ ये। तो ये सारे एज्यूम्ड फिगर हो गए। एक्चुअल के अंदर अपने पास क्या अवेलेबल है सर, कॉस्ट अवेलेबल है 8000 का। ठीक है, अभी ये बेटा कैलकुलेट, ये अपने को चाहिए या ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है इसके साथ सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट। अगर ये सेल्स निकालना है तो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करो। क्लियर है। तो अभी क्या निकालना चाहते हैं सर, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ये लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करवा देते हैं आपको। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इधर हो गया x डिवाइड में आ जाएगा 80। तो ये आपका हो गया 2000। और अगर आप सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो सेल्स आपका हो जाएगा 8 + 2 यानी 10,000। और अब क्रॉस चेक करो बेटा, 10,000 बाई 20%, 10,000 सेल्स आ गई, उस पर डायरेक्ट 20% निकालो, 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ सर, सेल्स को x मान ले, 1 मान ले, y मान ले, z मान ले, कुछ भी मानो, बट बेटा 100 का जो मैंने आपको फंडा दिया x y z कुछ भी मानो, सेम आंसर ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। तरह तरह से मैं आपको करके दिखा सकता हूं या आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, बट सबसे जो बेस्ट रहेगा वो 100 ही रहेगा। चलिए सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। चलो बेटा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी में चेंज कर देता हूं। हाँ ये चेंज मैंने कर दिया, ये 15,000 कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया 25%।
तो ये बेटा फटाफट से आप ट्राई मारो। कह रहा है कि प्रॉफिट निकालो, ये ट्राई मारो। तब तक मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ नहीं है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई शॉर्टकट तरीका बताया है, क्योंकि अभी आप 11th के बच्चे हो गए हो, ये सब आपको करना नहीं होता है, ये सब आपको सीधा आंसर लिखना होता है, बट आप रफ में कर सकते हो। तो रफ में करोगे तो जितना कम काम करना वो ज्यादा बेस्ट है। ये इसलिए किया बेटा क्योंकि ये देखो, अगर इफ कॉस्ट इज 80 देन प्रॉफिट कितना 20, कॉस्ट 80 तो प्रॉफिट कितना 20। अगर कॉस्ट 1 रुपए तो ये कितना 20/80, और अगर ये 8000 है तो ये जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के अंदर आप ये सब करते आए हो कि ये इतना हो तो इतना, ये क्या लिख दिया मैंने 80 हो तो 20 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा डिवाइड 80, तो ये सेम बन गया। क्लियर है, दैट इज द लॉजिक। तो अभी ये सब यूनिटरी मेथड ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट आंसर आएगा शॉर्टकट में। हाँ ये बेटा, इसमें फिर से प्रॉफिट किस पे, सेल्स के ऊपर, तो लेट द सेल्स बी 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट हो गया 100 का 25% यानी 25, तो बेटा कॉस्ट कितनी हो गई, तो कॉस्ट हो जाएगी बेटा 75, और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है 15,000। सर इस बार डायरेक्ट सेल्स निकालेंगे, ये लो बच्चा डायरेक्ट सेल्स निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से, तो 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ये सोल्व कर लो बेटा, 4 3 5000 इंटू 4, ये आपका आ गया 20,000। 20,000 पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वापस क्रॉस चेक कर सकते हो 25% निकाल करके। तो क्लियर हुआ बच्चे, तो ये फंडा है, क्योंकि ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स के ऊपर परसेंटेज हमेशा सेम नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। चलो मैं आपको और क्लियर करवाता हूं बेटा, यहाँ पे सर कितने कितने तरह के कैसे कैसे परसेंटेज आ सकते हैं। तो बेटा ये परसेंटेज अपने अकाउंट्स के अंदर ज्यादा डेसिमल वाले वगैरह नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल आते हैं, जिनको आप समझना बेटा। यहाँ पे अगर वही ऑन कॉस्ट है तो ऑन सेल्स पे क्या हो जाता है, जैसे बेटा अगर कोई परसेंटेज लिखा हुआ है कि कॉस्ट पे 100% प्रॉफिट है, तो वही सेल्स के ऊपर कितना हो जाएगा 50%। फिर कॉस्ट पे अगर 50% है तो सेल्स पे हो जाएगा 33 एंड 1/3%, 0.33 यानी। अगर कॉस्ट पे 33 एंड 1/3% है तो वही सेल्स के ऊपर कितना हो जाएगा 25%। कॉस्ट पे अगर 25% है तो सेल्स पे हो जाता है 20%, और यहाँ 20% है तो यहाँ हो जाता है 16.66%। और उसके आगे भी सर चलता है क्या बेटा, चलता है, लेकिन अपने काम का नहीं। वो सर 14.28 हो तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ 12.5%, यहाँ पे सर 12.5 हो तो यहाँ पे 11.11, यहाँ पे सर 11.11 हो तो यहाँ पे 10। सर यहाँ पे बेटा अब बस करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो अकाउंट्स के अंदर जो आता है परसेंटेज, वो बेटा ये यहां भी ज्यादा लिख दिया मैंने, ये यहां तक, बस ये इतने ही परसेंटेज पूछे जाते हैं। और बेटा ये मैं आपको अगर समझाऊं ढंग से, तो ये आपका हो गया 1, ये हाफ, ये 1/3, ये 1/4, ये 1/5। क्लियर है। तो जब भी परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर ये होते हैं तो उधर आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक बढ़ाना है 1/2, इधर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। क्लियर है। तो 1/6 तक परसेंटेज आपको पूछे जाते हैं, उससे आगे नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट के परसेंटेज आ जाते हैं, एक तो ये और एक 16.66। उसके अलावा कोई पॉइंट के अंदर नहीं है, बस इतना सा ही। सर ये क्या है बेटा, ये शॉर्टकट है। इसमें देखना, इसको सिंपली समझते हैं कि अगर कॉस्ट पे 50% प्रॉफिट होगा तो वही सेल्स पे कितना हो जाएगा 33.33। कैसे, मान लो कॉस्ट है 10,000, तो 10,000 का 50% कितना हुआ 5,000, तो कितना हो गया 15। तो सेल प्राइस कितनी होगी 15। 15 का 33.33 यानी 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो गया 5,000। तो 1/3 सेल्स पे और 1/2 कॉस्ट पे सेम होता है। तो ये मैंने वही लिखे हैं ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स के ऊपर। तो बेटा ये जो शॉर्टकट्स है वो अपने को काम लेने की जरूरत नहीं है, दीज आर द शॉर्टकट्स। सर हमें जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा हम लोग कंसेप्चुअली काम करेंगे इस तरीके से।
आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको याद करना है आपको। अपने लिए ये लॉजिकल तरीका है। ये सर इससे सब कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ बेटा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी परसेंटेज गिवन है अपने को, उस चीज को एज्यूम कर लेंगे, बात खत्म। कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, सेल्स भी कैलकुलेट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत के बिना हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना परसेंटेज किसके ऊपर है उसको एज्यूम करेंगे। सर ये अगर नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उनके काम का है जिनको शॉर्टकट के अंदर सॉल्व करना है, जिनको कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनके लिए ये ट्रिक्स काम की है। और वो ये ट्रिक्स समझने से पहले इस टाइप से सैकड़ों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आते हैं, तब उनके काम की है। तो बेटा अभी हमारे लिए ये ट्रिक्स, इसके अलावा और भी मेरे पास शॉर्टकट्स हैं, बट वो अभी आपके काम के नहीं है, इसलिए आप लोग लॉन्ग कट पे ही जाएंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ टेंशन मत लो, मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा क्लास ओवर होने के बाद में, तो आप प्रैक्टिस करना और मुझे सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मुझे आप सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो मैं आपको उनके सही आंसर्स बताऊंगा। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है बच्चे। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम प्रैक्टिस। ये नोट करना है तो नोट करो फटाफट से। चलो बेटा ये देखो दो क्वेश्चन और लिखे मैंने। एक तो मैंने यहाँ पे सेल्स देख करके कॉस्ट कैलकुलेशन सिखा दिया, नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करना तो सिखाया ही नहीं, अगर कॉस्ट ना दी हुई हो तो फिर क्या करेंगे, तो ये करेंगे। और दूसरा इसमें हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे, और मैंने ये दोनों परसेंटेज ले लिए, ठीक है बेटा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है इनके अंदर, आपको एकदम आसान है। और अभी बस 2 मिनट देखिए, आपको ये परसेंटेज देख करके आपको कई बार कंफ्यूजन लगता है, डर लगता है, तो अभी ये बस 2 मिनट के अंदर आपका ऐसा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना है। आप कहोगे कि हाँ पॉइंट्स के अंदर सर कैलकुलेशन आने दो। चलो बेटा ये इसके लिए आपको देखना एक चीज समझना है, 16.66 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही बात है, यानी कि ये कुल मिला के ये 1/6 है, ठीक है। इसको क्या है कि इसकी भी एक टेबल चलती है 1/6 की, 16.66 इसको 2 टाइम्स करें तो 33.33 आता है। सर ये बेटा अप्रोक्स में होता है, ये 6 कंटिन्यूअस चल रहा होता है, तो ये 3 कंटिन्यूअस चलेगा, तो कैलकुलेशन में ही नहीं जाना है इसकी। उसके बाद में इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 50 हो जाता है, पूरा 50 हो जाता है। आप कहोगे सर 49.9999 होता है, बेटा वो अगर एकदम 8 डिजिट तक पॉइंट्स में आप लेकर के काम करोगे तो वो एग्जैक्टली 50 होगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना अपने को। फिर 4 टाइम्स करें तो 66.66 हो जाता है, 66 ये चलता रहेगा। फिर 5 टाइम्स करें तो ये 83.33 हो जाता है, और 6 टाइम्स में क्या हो जाता है, पूरा 100 हो जाता है। और उसके बाद अगर 7 टाइम्स में जाए तो 116.66 हो जाता है, फिर 133.33 हो जाता है, ये चलता रहता है। तो अपने को तो इतना बहुत है। इसी के बीच में देखना 33 की टेबल भी आ गई, ये देखो मैंने 33 की टेबल भी लिख दी, 33 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही टेबल याद रखना है, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। बस आपको तो लॉजिक पकड़ के काम करना है, एकदम जो बेस्ट तरीका है सर, इसको हम कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अपने को ज्यादा तरीकों में जाना ही क्यों है, अपने जो सबसे बेस्ट है सबसे इजी है और एकदम आराम से रिजल्ट आ जाए वो तरीका कर लेते हैं। हाँ चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिखा है कॉस्ट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट दिया हुआ है 33% ऑन कॉस्ट, तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, 33 एंड 33% है, डिवाइड 100 करो और कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस्ट, क्योंकि परसेंटेज किसके ऊपर है बेटा, मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं। ये सब कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कोई समस्या होनी नहीं है। आप तो मेन लॉजिक पर फोकस करो, परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर है। एक बच्चा यहाँ पे 16,000 पे लगा रहा है, उसको 33 को सोल्व किए जा रहा है, ना बेटा ना, ऐसी गलती नहीं करनी। क्या कह रहा है ये, कॉस्ट, क्या आपको कॉस्ट कहीं दिख रही है, कॉस्ट पूरा क्वेश्चन खोज लिया, कॉस्ट कहीं नहीं है, तो फिर कॉस्ट को क्या करेंगे सर, कॉस्ट को 100 मानेंगे,
ये देखो बेटा यहाँ पे आ गया। अभी सर सेल्स को माने तो गलत होगा, क्योंकि बेटा परसेंटेज किसके ऊपर है, परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर है ना, तो सेल्स को मानने से कुछ भी नहीं होना है, सेल्स तो एक्चुअल में पड़ी है, इसीलिए जिस पर परसेंटेज है उसी को 100 मानेंगे। तो मैंने कॉस्ट को क्या मान लिया बेटा 100। अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया सर 100 का 33.33। सेल्स कितना हो जाएगा सर, इसको लेस कर दो, लेस नहीं बेटा, अगर 33 रुपए प्रॉफिट कमाया है तो सेल्स मेरा हो जाएगा 133.33। सर ये पॉइंटों में चलने दो बेटा, पॉइंटों में चलने दो, पॉइंटों से कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअल में सेल्स दिया हुआ है 16,000, ये यहां लिख लो 16,000। अब सर क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट, ये लो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। और ये कैसे सोल्व कर रहा हूं वो देखना बेटा, कितना आराम से सोल्व होता है। 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये डिवाइडेड बाई 133.33। सर ये तो बड़ी टफ कैलकुलेशन है बेटा, कोई टफ नहीं है, बस ये इतना सब फंडा माइंड में रखना है आपको और कोई दिक्कत नहीं है, ये ही मेन पॉइंट है। क्या फंडा है, 33 वाला है, ये परसेंटेज क्या है 33 की टेबल आपको आती है बेटा, 33 का 3 टाइम्स, ये देखो 3 टाइम्स, तो ये 3 से कट हो गया, और ये क्या हुआ बेटा 4 टाइम्स, बस 3/4। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ बेटा हाँ, मैंने क्या कहा था आपको, ये 4,000 इंटू 3, ये कितना आ गया आंसर 12,000, इसका आ गया आंसर। सर ये तो बड़ा आसान है। और क्या बेटा, तो परसेंटेज 33.33। सर हमेशा ऐसे कट जाएगा, हाँ बेटा हाँ, हमेशा, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है। 33.33, 16.66 हमेशा कट हो जाएंगे, आपको उसको सोल्व नहीं करना है। सर इसको अगर सोल्व करें तो बेटा, सोल्व करोगे तो आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा, और लास्ट में जाकर के 2-3 रुपए का डिफरेंस भी आ जाएगा। ये एग्जैक्ट आंसर है, और जब आप इसको ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर में वेरिएशन आएगा 2-3 रुपए का, ठीक है। तो बेटा ये देखो, अभी इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, सेल्स पे परसेंटेज निकालना है, और सेल्स है नहीं मेरे पास, परसेंटेज ऑन सेल्स, तो सेल्स को क्या मान लिया 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया सर 16.66। तो अगर 100 रुपए की सेल्स है, इतना प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में होगा 83.33 में। अभी कुछ बच्चे तो ऐसी गलतियां भी करेंगे, यहां पे ले लेंगे, जोड़ लेंगे, कभी इसको कभी कुछ कर देंगे, तो ये बेटा लॉजिक्स आपके माइंड में रहने चाहिए। तो 83.33 हो गया, और एक्चुअल में क्या गिवन है सर, कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट के नीचे बेटा कॉस्ट लिखो, ये दोनों मिसिंग है। अब क्या चाहते हो, प्रॉफिट चाहते हो तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेल्स चाहते हो तो इससे, सर सेल्स चाहते हैं, ठीक है बेटा सेल्स निकाल लो। ये तो 30,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 के साथ एंड डिवाइडेड बाई 83.33। सर ये तो कुछ भयानक सा दिख रहा है बेटा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। 16.66 की टेबल है, हाँ है। 100 में कितनी बार जाएगी सर, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो ये 6 से कट गया। 83.33 में कितनी बार जाएगी सर 5 टाइम्स, ये लो ये कट हो गया, 5 का ये कट हो रहा है 6,000 से, 6,000 इंटू 6 क्या आ गया 36,000। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करो, 36,000 का 1/6 सर 6,000 आ रहा है, इसका क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करो, 12,000 का 1/3 4,000, यानी सर 16 हो रहा है। क्लियर हुआ, तो ये तो बेटा इतना आसान है। हाँ सर हाँ, ये तो बड़ा आसान है। और मैं आपको क्या कह रहा था, अब सुनते ही नहीं मेरी बात को, अब समझ आया। हाँ सर अब हमें समझ आया। तो बेटा अभी इससे ऐसे मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, कोई मतलब नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जो लॉजिक्स थे, जो फंडे थे इनके अंदर, जो शॉर्टकट्स थे वो बता दिए। सर और कोई पॉइंट्स के अंदर कैलकुलेशन ना बेटा, ना और कैलकुलेशन नहीं आती है अकाउंट्स के अंदर, यही सब कैलकुलेशन आती है। 1/3 हो गया, ये 1/6 हो गया, इन्हीं की कैलकुलेशन घुमा फिरा के बार बार आती है। उसके अलावा बाकी एकदम बिना पॉइंट्स की नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो बेटा ये नोट कर लो आप लोग। उसके बाद में इसका गुड्स के साथ क्या यूज होता है वो मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूं। तो बेटा एक ही ट्रांजेक्शन हम डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली ट्रांजेक्शन है कि सर एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट, टीडी एंड सीडी तीनों चीजें आ गई है। अब क्या करें, प्रॉफिट भी आ गया, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया, अब क्या करें। तो बेटा सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सबसे पहले
आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, लिस्ट प्राइस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस क्या होता है सर, एमआरपी। एमआरपी बेटा अभी तक तो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको देता था, अभी एमआरपी अगर हमें खुद को फिक्स करनी हो तो कैसे करेंगे सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस होती है वही तो एमआरपी होती है। तो यस ये देखिए बेटा, तो इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो हमेशा याद रखिए कॉस्ट उसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले क्या, प्रॉफिट। ये कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट प्राइस या एमआरपी। फिर लिस्ट प्राइस के अंदर सबसे पहले क्या लेस करेंगे, टीडी। टीडी लेस करके क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस, बिल का अमाउंट। और इनवॉइस प्राइस के बाद में सीडी बाद में ट्रीट होगा, लेस होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है, क्योंकि सीडी तभी मिलता है जब कैश पे ट्रांजैक्शन हो। तो सीडी बाद में कैलकुलेट होता है हमेशा। तो क्लियर हुआ, अगर तीनों चीज आए तो कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देते हैं। तो बेटा लिखा हुआ है 12,000 के गुड्स है कॉस्टिंग और 20% ऑन किस पे, अंडरलाइन करो, 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स तो बेटा है नहीं, मुझे दिख नहीं रही, तो मैंने क्या किया, सेल्स को एज्यूम कर लिया 100, तो वही मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर 100 का 20% और कॉस्ट मेरी हो गई 80 और एक्चुअल में कॉस्ट है 12,000। फटाफट से सेलिंग प्राइस निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये सर कैलकुलेट हो गया 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, 5/4, ये आ गया 15,000। तो 15,000 क्या हो गया सर, एमआरपी हो गया। एमआरपी में क्या लेस कर दो, टीडी लेस कर दो। टीडी कितना, 10%, तो 10% यानी 1500। ये आपका इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट हो गया 13,500। अब सीडी की बात करूं कि नहीं करूं सर, सीडी तो तब होता है ना जब कैश पे हो। अब बताना इस ट्रांजेक्शन में सोल्ड टू गोविंद टेकिंग प्रॉफिट, कुछ लिखा हुआ है क्लियरली कि कैश में है कि क्रेडिट में है, सर कुछ क्लियर नहीं है। तो फिर बताइए बेटा क्या मानेंगे, पार्टी का नाम भी है। क्लियर हुआ, ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट्स के अंदर आते हैं, ऐसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया, एक तो ट्रांजेक्शन कैश पे है कि क्रेडिट पे है हम खुद कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा कि अगर ये सिचुएशंस हो, ये बेटा ये वाली चीज, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये क्या करना है कैसे करना है ये। उसके बाद में तो सीडी यहाँ पे अप्लाई नहीं होना है, केवल नॉर्मल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री भी इसकी कर लेते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है कि सेल्स किया है, किसको सेल्स किया है, गोविंद को। सर गोविंद का नाम क्यों आया, क्योंकि बेटा ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, उधार पे है। जब भी उधार पे होगा तो पार्टी का नाम आएगा। तो गोविंद अकाउंट डेबिट, क्योंकि गोविंद रिसीवर है इसलिए गोविंद को डेबिट करो। और टीडी तो हम शो नहीं करते बुक्स में, तो सीधा लेस हो जाता है, तो एंट्री सीधा इनवॉइस प्राइस पे करेंगे 13,500। और ये हमारी क्या हो गई, सेल्स, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट करो सेल्स अकाउंट को 13,500 से। सीडी अगर होता तो कैश आता, उसको भी दिखा देते, डिस्काउंट को शो कर देते, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कंसेप्ट थे, ये सारी चीजें थी जो हमें डिस्कस की आज। ये सारे कंसेप्ट नहीं अगर आपको आते हैं तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। आप लोग अगर कुछ शॉर्टकट तरीकों से काम करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका कंसेप्चुअल फंडामेंटल का जो रास्ता है वो हमेशा टिपिकल होगा, लेंदी होगा, बट उस रास्ते से आप मंजिल की तरफ पहुंचोगे। और अगर आप शॉर्टकट रास्तों से जाते हो तो आपको बस थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ हमें समझ आ रहा है, लेकिन आप भूल जाओगे। इसलिए बेटा हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम बेस्ट टू बी बेस्ट। बेस्ट बनने के लिए बेस्ट से सीखना जरूरी है, बेस्ट करना जरूरी है। और बेस्ट क्या होता है, लेंदी प्रोसेस हमेशा बेस्ट होता है। जो आपको प्रोसेस टिपिकल लगेगा, बहुत आपको टफ लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में जो उसके फ्रूट्स आएंगे, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े ही शानदार होंगे। और अगर आप शॉर्टकट्स तरीकों पे जाते हो तो आपको बाद में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बड़े दिक्कत वाले होने वाले हैं, जगह जगह कंफ्यूजन होने वाले हैं। इसलिए बेटा लॉन्ग देखा करो, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो, मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ, एक एक चीज पे फोकस किया करो। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ बेटा,
मेरा काम करने का, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि, या मेरा सोचने का तरीका ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि जो चीज आपको एक बार में समझ आती है, वन टाइम के अंदर माइंड के अंदर क्लियर हो जाती है, वो चीजें 4 बार में पढ़ने से, बार बार क्लास देखने से, बार बार वीडियो पर देखने से नहीं होता है। हाँ, कभी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, कुछ स्किप हो जाए, ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो रिपीट नहीं कर सकते, आप वीडियो रिपीट कीजिए, बट अगर आपको बार बार वीडियो रिपीट करना पड़ रहा है तो उसका मतलब बेटा या तो मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, या बेटा फिर, हाँ हाँ सर, हाँ हम समझ गए सर, समझ गए। हाँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा जो चीजें एक बार में, जो लॉजिक्स एक बार में क्लियर होते हैं, एक बार में क्लियर करवाए जाते हैं, उनको बार बार देखने से, अगर जिसको एक बार में नहीं समझ आया वो 10 बार देखेगा तो भी नहीं समझ आना है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कि सर मैं उस टाइम देख रहा था तो मेरा माइंड पूरी तरह से वहां नहीं था, हो सकता है ऐसा, तो आप रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज आपको चीजें एक बार में क्लियर होनी चाहिए, कोशिश ऐसी किया करो। नहीं हो तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बट एक बार में क्लियर हो जाए ऐसा अपना कोशिश होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का, मुझे पढ़ाने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सर होमवर्क, होमवर्क, हाँ बच्चे हाँ, होमवर्क तो क्लास ओवर होने के बाद मिलता है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं होमवर्क भी देता हूं आपको। हाँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तुम बस मेरा प्रॉमिस जो तुमने किया है वो याद रखना। हाँ सर, हाँ हमें बिल्कुल याद है। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं, बाय बाय।